बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 48 मुलाहिज़ा फरमाएं। रोने पीटने चिल्लाने की आवाज़ें बुलंद होने के बाद कुर्बा जवार में हलचल महसूस होने लगी। शानी को भागते भारी कदमों की आवाज़ आई और फिर खांपा हुआ चौधरी बशीर दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसके बाद मुंतशिर आंखें सुर्ख थी। दो आदशाह नशे के असरात खदोखाल पर हुनूस बाकी थे। चौधरी को देखकर शानी चिल्लाई, चौधरी बाबो जा रही है, बाबो ख़त्म हो रही है। इन्होंने ख़त्म कर दिया बाबो को। चौधरी अक्का बक्का खड़ा था। शानी ने स्ट्रेचर पकड़ा और खींची हुई बाबो के करीब ले आई। चौधरी जी, बाबो को हॉस्पिटल पहुंचाए वरना ये मर जाएगी, अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। इसी दौरान में सायरा दरवाजे पर नमूदार हुई। उसके गले में स्टेथोस्कोप झूल रहा था। शानी ने पुकार कर कहा, डॉक्टर मेरी बाबो को देखो, जल्दी करो डॉक्टर। सायरा ने एक सवालिया नज़र चौधरी के चेहरे पर डाली और फिर तेजी से बाबो के करीब आ गई। उसने स्टेथोस्कोप लियाफ के अंदर घुसाकर बाबो के दिल की धड़कन सुनी। उसका एक हाथ नब्ज पर था। फिर उसने पलकें उठाकर बाबो की आंखें देखी। उसके चेहरे पर शदीद इज़्तिराब के आसार नमूदार हुए। इनका दिल काम करना छोड़ रहा है, इन्हें फौरी तौर पर ले जाना होगा, डॉक्टर सायरा ने कहा। शी इज़ अंडर अटैक। चौधरी सख्त तज़ब्ज़ुब के आलम में खड़ा था। शानी उसके कंधे थाम कर बोली, क्या सोच रहे हैं चौधरी साहब, खुदा के लिए कुछ करें, इन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। चौधरी साकत व जामद खड़ा रहा। वो जैसे कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। शानी उसे छोड़कर बाबो की तरफ पलटी। वो सायरा से मुखातिब होकर बोली, डॉक्टर बाबू के मेरे साथ मिलकर उठाओ, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। एक अजीब वजदानी कैफियत तारी थी उस पर। चेहरे पर ऐसा रोब था कि देखने वाली आंख टिकती नहीं थी। कमरे में मौजूद हर फर्द जैसी हिप्नोटाइज हो गया था और शायद चौधरी भी। शानी ने सायरा के साथ मिलकर बाबो को उठाकर बिठा दिया। बाबो की गर्दन एक तरफ ढुलकी हुई थी। अब बाबो को स्ट्रेचर पर लाने के लिए कम अज कम एक शख्स की और जरूरत थी। अचानक चौधरी बशीर आगे बढ़ा, शानी की मदद करने लगा। चौधरी की आगे बढ़ने की देर थी कि कई और हाथ मदद के लिए हरकत में आए। बेहोश बाबू को स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया गया। उसके जिस्म पर कंबल डाला गया और हॉस्पिटल जाने के लिए जरूरी अशिया समेट ली गई। चौधरी बाहर गया और एक मुलाजिम को पुकार कर कहा, स्टेशन वैन पोर्च में लाई जाए। मुलाजिम भागता हुक्म की तामील के लिए चला गया। यही वक्त था बाबू का सांस झटकों से आना शुरू हो गया। डॉक्टर सायरा की इज़्तिराब बढ़ गया। उसने बीपी अपरेटस निकाला और ब्लड प्रेशर देखना शुरू किया। मीटर रीडिंग के साथ उसका रंग फीका पड़ गया। वो तेजी से बोली, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, जल्दी करो। शानी एक मुलाजमा के साथ दौड़ती हुई गई, करीबी कमरे से ऑक्सीजन सिलेंडर ले आई। बड़ी सूरत से एक इंजेक्शन तैयार करके डॉक्टर सायरा ने बाबू को लगाया। फिर वो मोबाइल पर किसी सीनियर डॉक्टर से राब्ता कायम करने में मसरूफ हो गई। चौधरी बशीर ने ख्वाबगाह के इर्द गिर्द तमाम दरवाजे बंद करा दिए। तमाम फालतू मुलाजमाओं को बाहर निकाल दिया गया। कुदरतुल्लाह की बीवियां और दो मुरीदनियां नीम बेहोश सद्दफ को भी उठाकर बाहर ले गई थी। फजा में खौफनाक तनाव था। फोन पर अपने किसी सीनियर से बात करते हुए डॉक्टर सायरा की आवाज़ कांप रही थी। शानी साकत व जामद एक गोशे में खड़ी थी। उसकी पथराई हुई नजरें बाबो के चेहरे पर थी। बाबो जा रही थी, बाबो जा रही थी, और फिर वो चली गई, खत्म हो गई। शानी ने एक दिलदोज चीख मारी और तड़प कर बाबो से लिपट गई। वो उसे चूम रही थी, उसे साथ लिपटा रही थी। कमरे में एक साथ रोने की कई आवाजें बुलंद हुई और कोहराम मच गया। ख्वाबगाह के इर्द गिर्द दरवाजे धड़ाधड़ बजाए जा रहे थे। कोठी में मौजूद अजीजों का अरब अंदर आना चाह रहे थे। शानी ने बमुश्किल 3-4 मिनट बाबू की मैयत पर आहो बका की थी कि चौधरी ने उसे खींचकर पीछे हटा लिया। वो रोते हुए सरगोशी में बोला, सब लोग अंदर आना चाह रहे हैं, अब तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। शानी ने खुद को छुड़ाया और दीवानावार बाबू के सर्द पाँव चूमने लगी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, वो करब की इंतहा को छू कर बोली। जहाँ दर्दो करब की इंतहा होती है वहां से एक और कैफियत शुरू हो जाती है। शायद इसलिए कि खुदा ने अपने बंदों से वादा कर रखा है, मैं तुम्हें तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। शानी के ज़हन पर भी वो कैफियत तारी हुई से बस इतना याद रहा कि इसके हाथ और उसके होंठ बाबू के पाँव पर हैं। इसका ज़हन अथा तारीकी में डूबता चला गया। इसे दोबारा होश आया तो इसे अपने चारों तरफ एक गहरी जर्द धुंध दिखाई दी। वो कितनी देर बाद होश में आई थी? शायद 1 दिन बाद, शायद 2 दिन बाद, या फिर इससे भी ज्यादा। इसका दिल गवाही दे रहा था कि वो काफी देर तक होशो आवाज से बेगाना रही है। पहला दर्दनाक ख्याल इसके ज़हन में यही आया कि इसे बाबू को नहलाना है, लेकिन इस काम के लिए तो शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। बाबू के आखिरी वक्त के तसव्वुर ने इसके दिलो दिमाग को गम के गहरे तारीख गारों में धकेल दिया। इसका जी चाहा वो यहीं लेटे लेटे मर जाए। अचानक एक शोर इसके कानों के रास्ते इसके दिमाग तक पहुंचने लगा। बंद दरवाजों खिड़कियों से बाहर कुछ लोग चिंगाड़ रहे थे, दाड़ रहे थे, मार देंगे इसे, खत्म कर देंगे, ये खूनी है, ये कातिला है। फिर एक ललकारती आवाज उभरी, जिंदा जला दो हराम जादी को, ये खून पीने वाली डाइन है। यह आखिरी आवाज शायद चौधरी कादरे की थी। वो तड़प कर उठ बैठी। ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था? शोर बढ़ता जा रहा था। दोनों दीवार लरजने लगे। फिर एक पत्थर उड़ता हुआ आया और खिड़की के शीशे से टकराया। शीशा चिकना चूर होकर सोफे और कालीन पर बिखर गया।
शानी चीख कर उठ बैठी। इसने टूटे हुए शीशे के खला में से देखा और लहू रगों में जमने लगा। शाम के जटपटे में कमोबेश 20 अफराद बरामदे में दिखाई दे रहे थे। ये सब के सब नारपुर के चौधरी थे। इनमें से कई एक की ऊंची पगड़ियों के शमले दूरी से दिखाई देते थे। गनी मूंछे, सुर्ख आंखें, तमतमाते हुए चेहरे, आसीने चढ़ी हुई तेवर बिगड़े हुए कादरा बरामदे के बस में खड़ा था। उसके हाथ में 8 mm राइफल थी। उसके अगम में 2 अफराद के हाथ में राइफलें नजर आ रही थी। कोठी के गार्ड वेनेक्सी के लान में बिखरे हुए थे। कादरा और चंद नौजवान अफराद शानी के कमरे की तरफ बढ़ने की कोशिश में थे। 2-3 उम्र रसीदा अफराद उन्हें रोक रहे थे, मगर आगे बढ़ने वालों का गम और गुस्सा बहुत ज्यादा था। वो किसी भी वक्त मुजाहमत करने वालों को धकेल कर कमरे के दरवाजे पर हमलावर हो सकते थे। फिर शानी ने चौधरी बशीर को देखा। वो अपने 2 गार्ड्स के हमरा तेजी से आया और हुजूम का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। कादरा दाड़ा, सामने से हट जाओ बशीर, आज मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, बशीर बोला। तू समझता क्या है अपने आप को? उसके साथ ही बशीर ने कमीज के नीचे से पिस्तौल निकाल लिया। बशीर तू सामने ना, वरना तेरा नुकसान हो जाएगा, पीछे हट जा, एक भारी आवाज ने ललकार कर कहा। मैं कहता हूँ तुम पीछे हट जाओ, चौधरी ने ललकारा। मैं तुम्हें उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखने दूंगा। अगर वो गुनाहगार है तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे सामने उसे ज़िबा करूंगा, पर अगर वो बेकसूर है तो फिर हम उसका खून अपने सर नहीं ले सकते। एक अधेड़ उम्र गंजा चौधरी कर जा, तूने हमारे प्यो की कातल से यारी लगाई हुई है, इसको माशूक बनाकर घर में रखा हुआ है। अगर तू हमारे रास्ते में आया तो तेरी सारी इश्क माशूकी भी इसी जगह निकाल कर रख देंगे। इसी दौरान में कादरे ने जोश दिखाकर आगे बढ़ना चाहा। उसका एक पांव बरामदे की सीढ़ी पर फिसला और वो लड़खड़ाकर अपने साथी पर गिरा। अधेड़ उम्र शख्स ने आगे बढ़कर बड़े जोर का तमांचा चौधरी बशीर को मारना चाहा। चौधरी बशीर ने उसकी कलाई थाम ली। अधेड़ उम्र गंजे शख्स के पीछे खड़े 2-3 अफराद ने एकदम अपनी राइफलें सीधी कर ली। दूसरी तरफ चौधरी बशीर के पीछे गार्ड ने भी अपनी राइफलों को सौंत लिया। 2-3 सेकंड के लिए यही लगा कि अभी यहाँ धमाके होंगे और लाशें गिरती नजर आएंगी। शानी जैसे सख्ते किसी कैफियत में खड़ी थी। फिर यकायक बीच बचाव कराने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो गया। वो मुतहरब अफराद के दरमियान आ गए। उन्होंने जोरदार आवाजें बुलंद की और गर्ज बरस कर दोनों फरीकों को पीछे हटा दिया। बहरहाल आंखें अभी तक शोले उगल रही थी और चेहरे अंगारा हो रहे थे। चौधरी बशीर के पीछे अब उसके 4 गार्ड्स आ गए थे। इसके अलावा इसके 2-3 साथी भी कंधे से कंधा मिलाए खड़े हो गए थे। बड़ी उम्र के एक स्याही बायल चौधरी ने अपनी खिसकी हुई पगड़ी को सीधा करते हुए कहा, खबरदार कोई राइफल सीधी ना करे, नीचे करो राइफलें और पीछे हट जाओ। एक दूसरा बुजुर्ग बोला, गोली चलाने से किसी बात का फैसला नहीं होगा। हम एक गैर जनानी के लिए क्यों अपनी जानों के दुश्मन बन रहे हैं? बशीर पुत्र ने ठीक कहा है, जो बात भी करनी है बैठ कर करो और फिर जो फैसला भी हुआ उसको सारे सच्चे दिल से मान लो। ठीक है, बुला लो सबको, आज ही फैसला करो, एक करख्त आवाज ने कहा। बिल्कुल आज ही फैसला होना चाहिए और अगर ये गुनाहगार निकलती है तो अभी इसी वक्त गुजार दो इसे बिजली के टोके में से। कादरा दाड़ा। शानी को यूं लग रहा था कि इसका दिल धड़कना बंद कर देगा और वो भी गिर जाएगी कभी ना उठने के लिए। वो बेदम सी होकर सोफे पर बैठ गई। बाहर की खौफनाक आवाजों से अपनी समात को बचाने के लिए इसने दोनों कानों में उंगलियां ठोंस ली। काफी देर बाद जब इसने उंगलियां कानों से निकाली तो शोर मचाती हुई गजबनाक आवाजें कोठी की तरफ जा चुकी थी। बस हल्की सी बिनबिनाहट बाकी थी। दरवाजा खुला। अब दीदा जोरा अंदर दाखिल हुई। उसका रंग जर था। उसने तरह अमेज नजरों से शानी को देखा, फिर इर्द गिर्द नजर दौड़ाने के बाद बोली, चौधरानी जी, ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आप अल्लाह बख्शे चौधरी फाखर की बीवी हैं। उनके मरने के बाद आप नारपुर की हवेली से गायब हो गई थी। शानी ने सर झुकाया। गर्म आंसू इसके रुखसारों पर ढुलक आए। और क्या कह रहे हैं ये लोग? शानी ने पूछा। दरअसल आपको नारपुर पिंड की 2 औरतों ने पहचाना था। जब वड्डी चौधरानी जी दम दिए आखिरी सांस ली तो आप कोठी में ही थी। फिर आप रोते रोते बेहोश हो गई। उस वक्त आपको नारपुर की उन औरतों ने देख लिया। जोरा ने एक लम्हा तवक्कुफ करके फिर रहम आमेज नजरों से शानी को देखा और हमदर्द लहजे में बोली, आपको कोठी में नहीं जाना चाहिए था चौधरानी जी। आपको चौधरी साहब ने कहा भी था कि आप इनसे पूछे बगैर वहां ना जाएं। शायद उनको यही डर था कि कोई आपको पहचान लेगा। शानी बेहद दुखी लहजे में बोली, जोरा बाबू अब कहाँ है? जोरा ने सिसकी लेकर कहा, उनको कल शाम दफना दिया गया था। आज जुमे की नमाज के बाद उनके कुल हुए हैं। शानी ने माथा घुटनों पर टिकाया और चेहरा छुपाकर हिचकियों से रोने लगी। वो काफी देर तक रोती रही। जोरा ने जलकर कहा, अल्लाह की मार उस मासी जाला पर इतनी बुरी बुरी बातें करती है कि दिल करता है उसका मुंह तोड़ दे। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वड्डी चौधरानी की जान आपकी वजह से गई है। आपने कमरे में घुसकर हजरत साहब की बीबियों को मारा, उनके नूरी इल्म वाले बर्तन तोड़े और बना बनाया काम बिगाड़ दिया। और ये बातें सिर्फ जाला ही नहीं कह रही, मैं कई नौकरानियों से भी सुन चुकी हूँ। अभी आपके कमरे से बाहर चौधरी जमा थे, वो भी यही बात कह रहे थे। वो कहते हैं। जोरा हकलाकर चुप हो गई। क्या कहते हैं? शानी ने रोते रोते पूछा। मनूस कहते हैं ना, डाइन और चुड़ैल कहते हैं ना, कौन सा गलत कहते हैं?
वैसे ही तो हूँ जोहरा, मेरी वजह से मेरा चाचा मेरा भाई मरे, फिर मेरे अब्बा जी की जान गई, ससुराल में आई तो अपने खामद को खा गई, अपने दादा ससुर को कब्र में उतार दिया और अब यहाँ आई हूँ तो अपनी भाभों को कत्ल कर दिया है। हाँ मैं कातिल हूँ जोहरा, तुम जाओ चौधरी जी को बुला लाओ, उनसे कह दो मुझे अपने सारे गुनाह कबूल है, मुझे मार दे और जिंदा चला दे या फिर मेरे टुकड़े कर दे। जाओ जोहरा, बुला लाओ चौधरी को। वो बिलक कर रो रही थी। जोहरा ने बेइख्तियार इसके दोनों हाथ थाम लिए। यही वक्त था जब जालान दंदनाती अंदर दाखिल हुई। उसने हस्बी आदत माथे पर अपना दुपट्टा बांध रखा था। जोहरा को शानी के पास बैठे देखकर वो और भी आग बगोला हो गई। उसने लपक कर जोहरा को बालों से पकड़ा और खींच कर दरवाजे की दहलीज पर धकेल दिया। खराम जादी कुत्ती कंजरी, लख बार कहा है तुझसे अपने काम से काम रख, ना इसके पास बैठकर बातों के चस्के लिया कर। चल दफा यहाँ से, चल मर। जोहरा जान बचाकर खिसक गई। जाला ने नहायत ही गजबनाक नजर शानी पर डाली, फिर नफरत अंगेज अंदाज में सारी लाया और दरवाजे को एक धमाके से बंद करती बाहर चली गई। गालबन उसका बस नहीं चलता था, वरना उसने जो सलूक जोहरा से किया था और जो सलूक चंद दिन पहले अनवरी से किया था, शायद वो शानी के साथ करना चाहती थी। शानी के सीने में जबरदस्त टेस उठी। इसे मुन्ने और नदीम का ख्याल आया, वो कहाँ थे, किस साल में थे। फिर रुस्तम के ख्याल ने इसके सीने पर गुंसा मारा, वो कहाँ था, जिंदा था या वो भी कहीं दूर जा चुका था। इसे यही लगा कि इसका दूसरा ख्याल सही है। मौत की इस गर्म बाजारी में रुस्तम भी जिंदगी की बाजी हार चुका था। रुस्तम की मौत के बारे में सोचने के बाद शानी को मरना और भी सहल लगने लगा। इन लम्हों में से लगा कि मौत किसी खौफनाक शय का नाम नहीं है, ये तो बस एक करवट है। बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत। फजा में एक होलनाक सरासीमगी थी। इस सरासीमगी और खामोशी में वाल कला की आवाज बहुत अहम हो गई थी। यूं लगता था कि गुजरने वाला हर लम्हा एक अनोखी बददिल को शानी से करीब तर कर रहा है। वो जानती थी इसको ठीक है किसी कमरे में दारपुर के बहुत से गजबनाक चौधरी सर जोड़े बैठे हैं और इसके लिए कोई करार व वाकई सजा तजवीज कर रहे हैं। वो हर सजा के लिए तैयार थी, हर मौत का सामना कर सकती थी। मौत के बारे में सोचते हुए सिर्फ 3 नाम थे, सिर्फ 3 नाम जो इसके दिलो दिमाग में थोड़ा सा दुख उभारते थे, मुन्ना, नदीम और रुस्तम। अचानक दरवाजा खुला और चौधरी बशीर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर ईजानी कैफियत थी। उसकी नाक के ऊपर नजर आने वाली लकीर बहुत नुमाया थी और ये लकीर जाहिर कर रही थी चौधरी बेहद परेशान होने के साथ साथ गुस्से में भी है। चौधरी के साथ एक लंबा तिरंगा शख्स था। उसका आधे से ज्यादा चेहरा मफलर में छुपा हुआ था। एक गर्म चादर उसने जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। ये शख्स बाहर बरामदे में रुक गया। चौधरी अंदर आ गया। इसके कलफ लगे सफेद कुर्ते पर पानी के कतरे जाहिर करते थे कि बाहर बूंदाबांदी हो रही है। वो तैश भरी सरगोशी में बोला, शानी बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे। तुम्हें मुझसे पूछे बगैर कोठी में नहीं जाना चाहिए था। काम बहुत खराब हो गया है, कुछ भी हो सकता है। शानी ने पहली बार चौधरी के मजबूत लहजे में हल्की सी कपकपाहट महसूस की। चौधरी ने तेजी से इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर फैसला कुन लहजे में बोला, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा अभी, इसी वक्त। ये बंदा जो मेरे साथ आया मेरा वफादार मुलाजिम है, ये तुम्हें महफूज ठिकाने तक पहुंचाएगा, लेकिन चुप रहो। चौधरी ने जहरीली सरगोशी की, तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, थोड़ी देर में जान चली जाएगी तुम्हारी। ये लोग टुकड़े कर देंगे तुम्हारे, तो कर लेने दे टुकड़े, इनके कलेजे ठंडे हो लेने दे। मेरे लिए अब खूनी रिश्तों से दुश्मनी का मोल ना ले आप। वो आंसू बहाते सदके दिल से बोली। चौधरी की अंगारा आंखों की सुर्खी जरा कम हो गई। वो मजबूती से इसका शाना थाम कर गोया हुआ, मैं जो कहता हूँ वही करो, यही हम सब के लिए बेहतर है। और देखो, जाया करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं है हमारे पास। परेशानी के जवाब का इंतजार किए बगैर उसने अपने कारिंदे को आवाज दी, रियासत अंदर आ जाओ। लंबा तिरंगा शख्स कमरे में आ गया। वो गहरे रंग की शलवार कमीज में था, पाँव में गुरगाबी थी। वो किसी कदीम लश्करी की तरह तन कर खड़ा था और हर किस्म की सूरत के लिए बिल्कुल तैयार नजर आता था। चौधरी ने बिस्तर पर पड़ा हुआ शानी का स्वेटर उठाया और उसे थमाते हुए कहा, इसे पहन लो फौरन। शानी बदसूर तजब्जुब में थी। चौधरी ने एक बार फिर उसे घूरा। उसकी नजरों में इंतहा दर्जे की सख्ती के साथ साथ बहुत हमदर्दी और अपनायत भी थी। शानी स्वेटर लेकर पर्दे के पीछे चली गई। वो स्वेटर पहनकर निकली तो चौधरी ने गर्म शाल उसके कंधों पर डाल दी और कहा, कोई इसमें मुंह अच्छी तरह लपेट ले। शानी ने उसकी हिदायत पर अमल किया। वो अब कमरे में मौजूद रियासत नामी शख्स को काफी हद तक पहचान गई। ये वही दराज कद राइफल बरदार था जो शानी को कासिम बरलास के चुंगल से निकाल कर लाया था। दूसरे लफ्जों में कासिम बरलास जिन लोगों के हाथों हलाक हुआ, ये उनमें से एक था। इस शख्स के साथियों में नवाज और माका वगैरह शामिल थे। बाद उस शख्स ने शानी को मीनारे पाकिस्तान के करीब जाना के हवाले कर दिया और खुद अपने जख्मी साथी को लेकर कहीं चला गया था। आज एक बार फिर ये शख्स शानी को एक मुश्किल सूरत से निकालने के लिए यहाँ मौजूद था। चौधरी ने शानी को अपने साथ आने का इशारा किया। चांदी सेकंड बाद चौधरी, शानी और रियासत एनेक्सी के आखिरी कमरे के सामने खड़े थे। शानी जब से यहाँ आई थी इसने इस कमरे का दरवाजा मुकफ्फल देखा था। चौधरी के इशारे पर जाला ने दरवाजे का ताला खोला और लाइट ऑन कर दी। चौधरी बशीर, शानी, रियासत के साथ कमरे में दाखिल हुआ। कमरा तकरीबन खाली था, बस एक तरफ चंद चारपाइयां खड़ी की गई थी। फर्श के वस में कालीन का एक टुकड़ा बिछा हुआ था।
शानी देखकर हैरान हुई कि यहाँ तकरीबन 6 अरब 6 फुट का एक चौबी तख्ता नजर आ रहा था। ये दरअसल एक दरवाजा था। चौधरी ने रियासत और जाना की मदद से इस भारी तख्ते को उठाकर सीधा किया। नीचे जीने दिखाई दिए। शानी ने वो बूबास महसूस की जो बंद तय खानों का खासा होती है। चौधरी ने एक बटन दबाया तो यहाँ भी बल्ब की मदम रोशनी फैल गई। जीनों पर गर्द की तय जमी थी और छत पर 2-4 जगह जाले भी नजर आ रहे थे। साफ पता चलता था कि काफी अरसे से यहाँ कोई नहीं आया। शानी चौधरी के पीछे डरती डरती जीनों पर उतरी। इसके अकब में कभी अकल रियासत था। थोड़ा आगे जाकर इस जीने ने राहदारी की शक्ल इख्तियार कर ली। 30-40 कदम आगे जाने के बाद चौधरी ने एक और बटन दबाया। इससे आगे का रास्ता रोशन हो गया। कमोबेश 150 मीटर का फासला तय करके वो जीनों के सामने आ गए। शानी चौधरी से बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन चौधरी की उजलत बरहमी देखते हुए वो चुप थी। फिर एक वजह यह भी थी कि रियासत इनके साथ था। जीनों के आखिरी सिरे पर मुकम्मल तारीकी थी। ताम सर्द हवा की आमद से पता चल रहा था कि यह निकासी का रास्ता पहले से खुला हुआ है। वो जीने चढ़कर बाहर निकले। ये छोटी सी 4 दीवारी थी। शानी ने पहचान लिया, ये सर्वेंट क्वार्टर के साथ वाली जगह थी। यहाँ कुछ काठ कबाड़ पड़ा रहता था। शानी ने कई बार एनेक्सी की छत पर से इस 4 दीवारी को देखा था। गाड़ियों के पुराने टायर, दरख्तों के कटे हुए तने, पुराने दरख्त, बहुत कुछ यहाँ दिखाई देता था। उनमें से एक चीज एक जली हुई पुरानी शेवरलेट का ढांचा था। 4 दीवारी के वस में मौजूद वो ढांचा अपनी मुकर्ररा जगह से 10-20 फुट दाईं जानी पड़ा था। दरअसल इस पोशीदा रास्ते का बैरूनी दरवाजा शेवरलेट के ढांचे से बरामद हुआ। खुली फजा में आती शानी को बेपनाह सर्दी का एहसास हुआ। उसके साथ ही से पता चला कि बूंदाबांदी हो रही है। 4 दीवारी के दरवाजे के ऐन सामने एक सुजुकी लोडर मौजूद थी। इस पर कुछ सामान लदा हुआ था। चौधरी बशीर ने शानी का बाजू पकड़ा और इसे लोडर के पिछले हिस्से में सामान के दरमियान यूं बिठा दिया कि इसे बाहर से देखा ना जा सके। रियासत ने सामान के ऊपर पॉलीथीन की एक बड़ी शीट फैला दी। चौधरी तसल्ली बख्श अंदाज में शानी का कंधा दबाते हुए बोला, घबराना नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं जल्दी दोबारा तुमसे मिलूंगा। शानी बस एक सिसकी लेकर रह गई। इसे बाईं जानिब कुछ फासले पर एनेक्सी की रोशनियां नजर आईं। दाईं तरफ कोठी की रोशनियां थी, जहां बहुत से पुरगज़ब लोग बंद कमरे में बैठकर शानी की किस्मत का फैसला कर रहे थे। ऐन मुमकिन था वो दुश्मन खानवादे की बेटी के लिए कोई ऐसी सजा तजवीज़ कर रहे हो जो नाकाबिले फरामोश हो और जिसकी सख्ती इबरत नाकी के एहसास से उनकी पगड़ियों के शमले कई बरसों तक बगैर कलफ के ऊंचे रहेंगे। लंबा तिरंगा रियासत घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसके साथ ही पिकअप स्टार्ट होकर झटके के साथ आगे बढ़ गई। अब कोठी की दूर से निकलने से पहले पिकअप को अंदरूनी और बैरूनी गेट से गुजरना था। पहले वो अंदरूनी गेट से गुजरी, फिर बैरूनी गेट की तरफ बढ़ी। शानी जिस साजो सामान में दुबकी बैठी थी वो कनातों, दरियों और बर्तनों वगैरह पर मुश्तमिल था। दरियों से चिपके हुए चावल, चिकनाई की बू शानी के नथनों में गुजर रही थी। यह किसी तकरीब का साजो सामान था। फिर अचानक इसका दिल दुख से भर गया। ये यकीनन इसकी बाबों की विदाई तकरीब थी। कल शाम बाबों की तदफीन हुई थी। आज सपहर उसके लिए कुरान ख़वानी हुई होगी, यकीनन ऐसा ही था। न जाने क्यों इसने उन दरियों के साथ चेहरा लगाया और सिसकने लगी। अपनी बाबों की आखिरी रसूमात में उसकी ये शिरकत तसव्वुराती ही थी। अचानक बैरूनी गेट पर पिकअप रुक गई। इसे गार्ड ने मामूली के चेकअप के लिए रोका था। गार्ड ने रियासत से 2-3 बातें पूछी। इससे पहले कि वो पिकअप को आगे बढ़ाने की इजाजत देता, शानी ने घुड़सवार को देखा। वो याते की तरफ से घोड़ा दौड़ाता हुआ पिकअप की तरफ आ रहा था। उसकी पगड़ी और लिबास वगैरह से साफ पता चलता था कि वो नारपुर ही का कोई फर्द है। वो पिकअप के करीब आकर देहाती लबू लहजे में रोब से बोला, कौन है इस गड्डी में? कोई नहीं जी, बस तंबूर कनाते वापस जा रही हैं। दोनों गार्ड में से एक ने जवाब दिया। घुड़सवार अपना घोड़ा पिकअप के बिल्कुल पास ले आया था। उसने चारों तरफ से ठोंक बजाकर पिकअप को देखा, फिर अलग होकर खड़ा हो गया। गेट खुल गया था। पिकअप आगे बढ़ गई। अभी वो गेट से बमुश्किल 20-25 मीटर दूर होगी कि घुड़सवार ने पुकार कर कुछ कहा। वो शायद पिकअप को रोकने के लिए कह रहा था। ड्राइविंग करते हुए रियासत ने गालबन उसकी आवाज सुनी नहीं थी। वो पिकअप को उसी तरह दौड़ाता चला गया। घुड़सवार घोड़ा भगाकर पीछे आया। वो बड़ी तेजी से पिकअप के करीब पहुंच गया और पुकार कर ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहने लगा। अब उसकी आवाज नहायत वादे थी और अल्फाज साफ सुनाई दे रहे थे, लेकिन पिकअप की रफ्तार में कमी नहीं आई, बल्कि शायद रफ्तार पहले से तेज हो गई थी। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आने के बाद पिकअप सड़क से उतरी और नीम पुख्ता रास्ते पर हिचकोले खाती हुई तेजी से आगे बढ़ने लगी। घुड़सवार बरक रफ्तारी से पीछे आ रहा था। शब की तारीकी में शानी को उसका हिवला एक खौफनाक परछाई की तरह दिखाई देता था। कभी पिकअप की रफ्तार के सबब कुछ फासले पर चला जाता। शानी को शक हो रहा था कि घुड़सवार के हाथ में राइफल है। शानी की समझ में नहीं आ रहा था कि चौधरी के कारिंदे रियासत ने पिकअप नीम पुख्ता रास्ते पर क्यों उतार दी। अगर वो हमवार सड़क पर रहता तो 2-3 मिनट में ही इस ढीठ घुड़सवार को बहुत पीछे छोड़ जाता। शुक्र का मुकाम ये था कि अभी तक घुड़सवार अकेला ही था। फिर धमाके की आवाज सुनाई थी और घुड़सवार की तरफ से एक शोला सा लपक कर पिकअप की बाड़ी से टकराया। शानी का अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था।
घुड़सवार के हाथ में राइफल ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि उसने उसे इस्तेमाल भी किया था। शायद वो पिकअप को रुकवाने के लिए इसका टायर वगैरह फाड़ देना चाहता था। सूरत-ए-हाल संगीन होती जा रही थी। चारों तरफ हवा से झूमते हुए दरख्त थे और तारीकी थी। नीम पुख्ता रास्ता शैतान की आंत की तरह तवील तर हो गया था। 2-3 गहरे गढ़ों से गुजरते हुए पिकअप की रफ्तार धीमी हुई और घुड़सवार आनन फानन सर पर पहुंच गया। रुक जा हरामजादे, वरना गोली मार दूंगा, वो जुनूनी अंदाज में गरजा।